बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरासत की तकसीम के हवाले से अक्सर यहाँ बात की गई है और ये बताया गया है कि मुतवफ़्फ़ी के बाद कौन कौन वारस होगा, किस किस वारस को कितना हिस्सा मिलेगा। पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी का ताल्लुक फ़िक़्ह हनफ़ी यानी अहले सुन्नत से है, तो हमेशा मैंने अहले सुन्नत को ही सामने रख के तो शेयर्स को डिफ़ाइन किया है। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया अहले तशीह से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने ये राब्ता करके कहा कि उनका जो वरासत के असूल हैं, वरासत की तकसीम के तरीक़े हैं, उनको भी डिफ़ाइन किया जाए। पहली बात आप ये ज़हन में रख लें कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन बाज़ जगहों पे जाके असूलों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आज मैं एक कंपैरिजन पेश करूंगा फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह जाफ़रिया को सामने रख के कि मुतवफ़्फ़ी का अगर ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफ़ी से है तो वारसान कौन कौन होंगे, किसका कितना शेयर होगा, और अगर मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से है तो फिर क्या तब्दीली आएगी वारसान के अंदर और हिस्सों के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि कैटागरीज़ क्या बनाई गई हैं। तो फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर 3 कैटागरीज़ हैं। नंबर 1 पे शेयरर्स, ज़िलफ़रूज़, ये वो लोग हैं कि जिनके शेयर कुरान पाक में डिटरमिन है। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर इन लोगों की तादाद 12 है। इसमें सिर्फ़ कुरान नहीं बल्कि साथ में हदीस भी शामिल है कि जिनके अंदर इनके शेयर फ़िक्स किए गए हैं। तो इनकी तादाद 12 है, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर इस कैटेगरी में मौजूद लोगों की तादाद 9 है। इसमें कौन लोग शामिल हैं? इसमें बाप, माँ, शोहर, बीवी, बेटी, बहन, ये वो लोग हैं कि जिनके हिस्से फ़िक्स हैं। हिस्से दोनों में सेम है, उनकी जो रेशो है, मसलन बेटी का हिस्सा 1/2, बाप का हिस्सा 1/6, ये फ़िक़्ह हनफ़ी या फ़िक़्ह जाफ़रिया दोनों में यही रेशो है। फ़र्क सिर्फ तादाद में है, एक में 12 और दूसरे में इनकी तादाद 9 है। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है जिसे कहते हैं रेज़िड्यूरीज़। रेज़िड्यूरीज़ असबा, ये वो लोग हैं कि जो तब कुछ हिस्सा लेते हैं, इन्हें तब कुछ मिलता है जब पहली कैटेगरी में वारसान मौजूद ना हो, या मौजूद तो हों लेकिन सारी प्रॉपर्टी उनमें तकसीम ना हो, कुछ बच जाए। तो जब बच जाए तो वो प्रॉपर्टी मिलती है इस कैटेगरी में मौजूद लोगों को। ये फ़िक़्ह हनफ़ी में भी हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी हैं। इनमें कौन शामिल है? इसमें आपके बहन भाई शामिल हैं और उनकी औलाद वगैरह इसमें शामिल है इस कैटेगरी के अंदर, और फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी ऐसा ही है। तीसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है जिसे कहते हैं डिस्टेंट किंडर्ड। इसको अगर आप उर्दू में कहें तो दूर के रिश्तेदार। इसमें कौन आ जाते हैं? मैयत की फुफ्फी, उसका चचा, और इस तरीके से खाला, मामू, ये दूर के रिश्तेदार हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करती ये कैटेगरी। उनके अंदर दो ही कैटेगरीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं जो पहली दो डिफ़ाइन की हैं, जिसमें शेयरर्स और रेज़िड्यूरीज़। उनके अंदर अगर चचा, मामू, इनको भी हिस्सा अगर देना है तो वो भी रेज़िड्यूरीज़ में ही काउंट होंगे, उसी खाते में इनका भी ज़िक्र आएगा। अब ये 3 तरह की मेन कैटेगरीज़ होगी। अब क्योंकि यहाँ मैंने मेनली फ़िक़्ह जाफ़रिया को डिस्कस करना है, तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में वहाँ एक और तरह की भी डिवीज़न की जाती है। दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, दर्जा सोयम, वो 3 उन्होंने एक अलग से कैटेगरीज़ बनाई हैं। दर्जा अव्वल में वहाँ रखा गया है बाप को, माँ को और औलाद को, या औलाद की औलाद को, ये है दर्जा अव्वल। दर्जा दोयम में उसमें आते हैं बहन भाई और उनकी औलाद, और दर्जा सोयम में फिर चाचे, मामे और इस तरह जो बन जाते हैं वो इस कैटेगरी में दर्जा सोयम में आ जाते हैं। लेकिन इसमें आपने ये बात जहन में रखनी है, यहाँ इम्पॉर्टेंट असूल अब इधर आ रहा है उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ अहले तशीह से जिनका बनता है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है
कि जो लोग दर्जा अव्वल में हैं वो अगर मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में दर्जा दोयम के जो लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में से, और दर्जा दोयम के अगर मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में दर्जा स्वयं को कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे जब मैं मिसाल दूंगा तो फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ अब डिस्कस करते हैं कि एक मुतवफ़ी है और उसकी औलाद मौजूद है, औलाद में उसकी एक बेटी मौजूद है और उसके माँ बाप मौजूद हैं। तो फ़िक़्ह हनफी में किस तरीके से तकसीम होगी और फ़िक़्ह जाफ़रिया में किस तरीके से प्रॉपर्टी तकसीम होगी। तो इसमें होगा ये कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर बाप का हिस्सा 1/6, माँ का हिस्सा 1/6 और बेटी का हिस्सा 1/2। इसको आप इस तरह से कह लें कि 1/6 का मतलब है 16.5 रुपये। 16.5 रुपये 100 में से चले गए बाप को, 16.5 रुपये यानी 1/6 चले गए माँ को, और 1/2 यानी आधा यानी 50 रुपये चले गए बेटी को। अब 50 बेटी को, 16.5 बाप को, 16.5 माँ को, ये टोटल बन गए आपके 33 और 50 83 रुपये। बाकी बच के 17 रुपये। फ़िक़्ह हनफी के अंदर ये होगा कि ये 17 रुपये बाप को चले जाएंगे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी जो कुछ बचेगा वो बाप को चले जाएगा। अब अगर उस मैयत का, मुतवफ़ी का बहन भाई भी मौजूद हो तो उनको कुछ भी नहीं मिलना, बाप की मौजूदगी में बाकी बचा हुआ सारा माल वो बाप की तरफ चला जाना है। अब यही मिसाल हम डिस्कस करते हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर। फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर होगा ये 1/6 बाप को, 1/6 माँ को, उसी तरतीब से जो फ़िक़्ह हनफी में है, और 1/2 बेटी को, वही जो पहले डिस्कस हुआ। लेकिन यहाँ जो 17 रुपये बचे हैं वो 17 रुपये बाप को नहीं मिलेंगे, बल्कि वो इन तीनों में तकसीम कर दिए जाएंगे। बाप को भी मिलेगा, माँ को भी उसमें हिस्सा मिलेगा और बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। ये इसमें तरतीब है कि दोनों में एक फ़र्क आ गया। अब एक और मिसाल हम देते हैं कि एक मैयत है, मुतवफ़ी है, उसकी सिर्फ़ एक बेटी मौजूद है और उसका कोई मौजूद नहीं है, ना बाप मौजूद है, ना माँ मौजूद है, ना उसकी बीवी मौजूद है, ना कोई बेटा मौजूद है, सिर्फ़ एक बेटी मौजूद है। अलबत्ता उसका एक भाई मौजूद है। अब होगा ये फ़िक़्ह हनफी के अंदर बेटी को मिलेगा, अकेली बेटी है, उसको 1/2 क्योंकि उसका हिस्सा फ़िक्स है, उसको 1/2 मिलेगा, बाकी बच गया 1/2। अब क्योंकि मैयत का भाई मौजूद है वो आ जाता है रेजिड्यूरीज में, दूसरी कैटेगरी में, लेकिन वो वहाँ मौजूद है, तो ये 1/2 जो बचा है ये उसके पास चला जाएगा भाई की तरफ। ये हो गया फ़िक़्ह हनफी। अब आ जाएं फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर। तो इसमें ये होगा कि बेटी, उसको तो उसका हिस्सा बनता है 1/2, लेकिन पहले बात की कि इनमें दर्जे बनाए गए हैं, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, दर्जा सोयम। अब बेटी का ताल्लुक़ है दर्जा अव्वल से, जबकि भाई मौजूद है लेकिन भाई का ताल्लुक़ है दर्जा दोयम से। और जब अव्वल में कोई मौजूद हो तो दोम में मौजूद किसी शख्स को कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ अव्वल में बेटी मौजूद है, तो बेटी मौजूद है तो इस सूरत में भाई को कुछ नहीं मिलेगा और तमाम प्रॉपर्टी इसी एक बेटी को मिल जाएगी। यहाँ हनफी और जाफ़रिया फ़िक़्ह में फ़र्क आ गया। हनफी के अंदर बेटी को हाफ़ मिला और भाई को हाफ़ चला गया। जाफ़रिया के अंदर बेटी को तमाम प्रॉपर्टी मिल गई और बेटे को भाई की तरफ कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं गई। अब इसमें काफ़ी और बातें भी डिफ़ाइन करने वाली हैं, लेकिन मोस्टली बेटी की प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाती है जब अहले तशी की बात हो, कि क्योंकि उनमें मेजर फ़र्क ये है कि तमाम प्रॉपर्टी उसकी तरफ चली जाती है। तो मैं इसको यहीं अभी एंड करता हूँ। वैसे इसमें काफ़ी बातें मज़ीद करने वाली हैं। बहुत से और शेयर्स को उनके शेयर में फ़र्क आता है, जब कमी की जाती है तो किसकी कमी करनी है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर कोई शख्स फोत होता है तो उसका बाप भी मौजूद है, उसकी माँ भी मौजूद है। हम फ़र्ज़ करते हैं फ़ौत होने वाली वो एक खातून है, तो उसके माँ बाप मौजूद हैं, उसका शोहर भी मौजूद है, उसकी बेटियाँ भी मौजूद हैं। उसकी 2 बेटियाँ हैं,
एक फ़र्ज़ किया। तो अब हमने बाप को देना है 1/6 16.5 रुपये, माँ को दिए 1/6 16.5 रुपये, शोहर को देना है 1/4 यानी 25 रुपये, दो बेटियाँ हैं उनको हमने देना है 2/3 यानी 67 रुपये। अब जब आप इसको जमा करेंगे 16.5 16.5 33 रुपये हो गए, 25 रुपये शोहर के हो गए, 100 में से हम तकसीम कर रहे हैं, 25 शोहर के हो गए, 67 बेटियों के हो गए। तो जब आप करेंगे तो 33 25 और 67 तो ये बन जाएगा 125 रुपया। आपके पास टोटल है 100 रुपये, आप देने कितने लगे हैं 125 रुपये, तो ये आप दे नहीं सकते, तो अब आपने कम करने हैं, सब के शेयर कम करने हैं। अब इसमें भी फ़िक्का हनफी और फ़िक्का जाफरिया में फ़र्क है। फ़िक्का हनफी ये कहता है कि आपने सब के हिस्से कम कर देने हैं, यानी जिसको शोहर को 25 मिल रहे हैं तो आप उसके हिस्से में कमी लेके आएंगे, बाप के हिस्से को भी कम करेंगे, सब के हिस्से कम करेंगे और कम करते करते आप 100 के ऊपर ले आएंगे। जबकि फ़िक्का जाफरिया के अंदर यहाँ आप बेटी के साथ कह लें कि पहले उसको फ़ायदा मिल रहा था, फ़िक्का जाफरिया के अंदर अब उसको घाटा पड़ रहा है, उसको कमी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से कि फ़िक्का जाफरिया के अंदर आपने सब के हिस्से कम नहीं करने, 125 टोटल बन गया, आपने 100 पे लेके आना है, तो ना आप बाप का हिस्सा कम करेंगे, ना माँ का, ना शोहर का, बल्कि जितनी कमी आपको करनी है वो आपने बेटियों के हिस्से में, जो बेटियों का 2/3 था, 67 रुपये बन रहे थे, आप उनके हिस्से को सिर्फ कम करेंगे, बाकियों के हिस्से वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये जनाब कुछ बातें थी इस हवाले से। तो उम्मीद है आपको कंपैरिजन भी समझ आया होगा, और जिनका ताल्लुक़ अहले तशी से है तो उनको ये वाज़ेह हो गया होगा कि क्यों बेटियों को, किस असूल के तहत बेटियों को तमाम प्रॉपर्टी दी जाती है अहले तशी में। बहुत शुक्रिया।